हेलो एवरीवन। यस वी आर लाइव नाउ। आज हम लोगों का इतिहास विषय में ये चौथा क्लास है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग अगर उसको नहीं देखे होंगे तो कृपया करके पहले जाके उसे देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब इतिहास विषय में यूरोप का राष्ट्रवाद अपना प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूरोप के राष्ट्रवाद में हमने काफ़ी कुछ आगे पढ़ लिया था, जैसे कि यूरोप के बारे में ही। यूरोप महादेश है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, और फिर राष्ट्रवाद, जो कि हमारे चैप्टर का शीर्षक भी है, राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद। अर्थात हम अपने शीर्षक को समझ चुके हैं कि क्या है हमारा शीर्षक है, किस चैप्टर को आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग पिछली कक्षा को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बन गया होगा, ठीक है। हमने इसके बाद आगे नेपोलियन के बारे में, मेटरनी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। मेजनी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि इस जो चैप्टर का जो है ना मेन रीढ़ की हड्डी है, समझिए। तो इन लोगों को आप लोग समझ गए, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन समझ गए, तो समझिए काफ़ी कुछ आप लोगों का क्लियर होते जा रहा है और आप लोग बढ़िया रास्ता पे हैं, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इटली का प्रथम चरण, इटली के एकीकरण में प्रथम चरण को हमने पढ़ा था कि मेटरनिख और मेजनी जो था अपना अपना काम कर रहा था। मेजनी जो कि इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, शुरुआत इसने किया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहा था। कारण ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी या इटली जैसे देशों का एकीकरण हो, क्योंकि वह उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाता था। वह अलग अलग था, उसके संसाधनों पर ऑस्ट्रिया अपना जो है ना दबदबा कायम रखे हुए था, और मतलब उसका फ़ायदा उठाता था। तो जब मेटरनिख का पतन हुआ 1848 ईस्वी में, उसके बाद मेजनी भी धीरे धीरे मतलब एक योग्य सेनापति था, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा था मेटरनिख की वजह से, ठीक है। और मेजनी के और प्रमुख कार्य में देखेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि एक एक तो संस्था था। पहले तो कार्बोनरी संस्था के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ पे कार्बोनरी संगठन का ये सतह से भी काफ़ी हद तक रहा था, काफ़ी दिनों तक। उसके बाद खुद इस मेजनी ने एक दो संगठन का स्थापना किया था, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप में। कौन सा? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए जितना भी प्रयास किया गया था, मतलब हल्का-फुल्का असरदार रहा था, उसके बाद असफल ही रहा था। तो द्वितीय चरण में हुआ था ये ना कि एक इटली में एक राज्य था, उस राज्य का नाम था सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या नाम था? सार्डिनिया पिडमाउंट। जैसे हमारे यहाँ कई सारे 28 राज्य हैं, वैसे ही वहाँ का एक राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट। वहाँ का एक शासक था, उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। ये नाम याद रखिएगा। उस शासक का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का। विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का, मतलब राष्ट्र की एकता को देखने वाला, पसंद करने वाला व्यक्ति था। यह राष्ट्रभक्त व्यक्ति था। इसने अपने प्रधानमंत्री, जो कि इसका प्रधानमंत्री था विक्टर इमैनुअल का, उसका नाम था काउंट काउर। क्या नाम था? काउंट काउर। इसकी सहायता से, तथा और भी 2-3 व्यक्ति आगे आप लोगों को पता चलेगा, जैसे मैं गैरिबाल्डी हो गए, ये सब लोग जो है ना अलग अलग रूप अपनी भूमिका निभाएंगे इटली के एकीकरण में। ये हैं गैरिबाल्डी चाचा। ये लोग अपनी अलग अलग भूमिका निभाएंगे इटली के एकीकरण में, और इस तरह से इटली का एकीकरण अंततः पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल, काउंट काउर, और फिर आगे चल के गैरिबाल्डी, ये लोग मुख्य रूप से इटली का एकीकरण करने में अंततः सफल हो जाएंगे। तो आप लोग विक्टर इमैनुअल के बारे में समझ गए। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, इसी का प्रधानमंत्री था काउंट काउर, ठीक है। अब काउंट काउर का महत्वपूर्ण योगदान हम लोग पढ़ते हैं इटली के एकीकरण में। काउंट काउर एक जो था ना, मतलब प्रधानमंत्री जो था, एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ उसको कहते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कई सारा जो है ना दांव पेच जानता है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसके साथ क्या बात करना है, मतलब कहाँ पे कौन सा चाल चलना है, किसके साथ हमें दोस्ती करनी है, किसके साथ क्या किस तरह का रिश्ता निभाना है, एक देश के हित के लिए, अपने हित के लिए, देश के हित के लिए। तो उस वैसे व्यक्तियों को कूटनीतिज्ञ कहते हैं, माने जो चालों को जानता है। जैसे हमारे महाभारत में एक शकुनी मावत हैं, वो भी एक प्रकार के कूटनीतिज्ञ ही थे। हमारे जो श्री
कृष्ण थे वो भी एक प्रकार के बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना। तो ये भी काउंट काउर भी एक तरह से उस देश के लिए, इटली के लिए काम कर रहा था। उसका प्रधानमंत्री तो था ही सार्डिनिया पिडमाउंट का, और इटली के एकीकरण के लिए, राष्ट्रवाद फैलाने के लिए काम कर रहा था। और यह एक राष्ट्रवादी मतलब इटली के लिए अपना राष्ट्रभक्त व्यक्ति और कूटनीतिज्ञ था। यह काउंट काउर ऐसा मानता था कि इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक देश है वो ऑस्ट्रिया ही है। कौन है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा है, तभी हम लोग नहीं हो पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके, माने सैन्य रूप से पराजित करके पराजित कर देगा, ताकि वह बीच में अड़ंगा ना आ रहे, और फिर उसके बाद अपना इटली का एकीकरण हम पूरा कर लेंगे। इसके लिए इस कूटनीतिज्ञ तो था ही, माने किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ दुश्मनी लड़ाई करना है, सब जानकारी था। इससे मतलब समझ, अपना फायदा नुकसान समझ पा रहा था। तो इसने फ्रांस के साथ दोस्ती किया और फ्रांस के मदद भी लिया, सैन्य मदद लिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था 1853-54 में। उस युद्ध का नाम था क्रीमिया का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार पुलिस तक में आप लोग आगे भी जब जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिएगा वहाँ भी आप लोग को आएगा क्रीमिया का युद्ध, ठीक है ना। क्रीमिया का युद्ध जो है फ्रांस और एक अन्य देश था, ब्रिटेन देश था, ठीक है, उन लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में। लगभग 1-2 साल तक यह युद्ध चला था, ठीक है ना। इस युद्ध में बिना किसी मतलब जो होता है ना, फ्रांस नहीं बोला था इसको, काउंट काउर को, इटली को, कि हमारी मदद करो, लेकिन बिना किसी मतलब वैसे मदद मांगे हुए भी जो है ना काउंट काउर मदद किया था इसका। तो जिससे प्रभावित हुआ था फ्रांस की, चलो इसने मेरा तो मदद किया है तो मतलब मेरा दोस्त है, और आगे चल के फ्रांस जो है ना, फ्रांस जो है इसका मदद करेगा, इटली का मदद करेगा। क्रीमिया का युद्ध जो है मुख्यतः लड़ा गया था फ्रांस के बीच में, और ये सब थे ब्रिटेन थे, और भी 1-2 देश बाद में, सब जो पीछे से सहयोगी के रूप में साथ में थे, ठीक है। तो कि फ्रांस के बिना मतलब मदद मांगे भी जब इसने मदद किया था काउंट काउर ने, सार्डिनिया पिडमाउंट ने। सार्डिनिया पिडमाउंट एक राज्य है, वहीं के प्रधानमंत्री काउंट काउर है। अभी तो इटली बना नहीं है, तो इसलिए इसने मदद किया। तो उसने फिर फ्रांस ने भी बदले में इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है सार्डिनिया पिडमाउंट राज्य को मिला। जो देखो क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में हुआ था, ये याद रखना है। इस युद्ध को जो है ना पेरिस के शांति सम्मेलन के साथ समाप्त किया गया था, एक संधि हुआ था, ठीक है। इसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को और पिडमाउंट को, ऑस्ट्रिया तो जो कि एक शक्तिशाली शासक था ही, राजा था ही, देश था ही, इसलिए ऑस्ट्रिया को तो बुलाया ही था, साथ में पिडमाउंट को भी, मतलब ये इसको विक्टर इमैनुअल को भी बुलाया, जिससे यहाँ के प्रधानमंत्री की इस राज्य की महत्ता बढ़ गई थी। और ये एक तरह की कूटनीतिज्ञ चाल चल रहा था, ठीक है ना। इस सम्मेलन में, जो कि सम्मेलन हुआ था पेरिस में, शांति सम्मेलन एक गया था, काउंट काउर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ओ माय गॉड, आप लोग समझ रहे हैं। वहाँ पे जिस सम्मेलन में ये लोग गए हुए थे, फ्रांस ने बुलाया था, उस सम्मेलन में काउंट काउर ने घोषणा किया कि अगर इटली के एकीकरण में या इटली के किसी भी आंतरिक मामलों में अगर ऑस्ट्रिया कोई भी हस्तक्षेप करता है तो वह इलीगल है, मतलब वह गलत चीज़ है, वो लोग गलत करेंगे, गैर कानूनी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना। जिसके कारण वहाँ पे इस सभा सम्मेलन में बहुत सारे यूरोप के देश आए हुए थे, तो सारे यूरोप का ध्यान जो है इटली की ओर गया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे आके तमाशा क्यों कर रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, ठीक है ना। इससे इस प्रकार इटली की समस्या, जो कि केवल इटली की समस्या थी, इस काउंट काउर ने अपने कूटनीतिज्ञ, अपने समझदारी, अपने चालाकी के बल पे पूरे यूरोप की समस्या बना दी। सभी यूरोप के लोग, कुछ लोग सहानुभूति जताएं और कुछ जो थे साम्राज्यवादी वो उसका विरोध भी किए। यूरोप की समस्या बना दी, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला लिया जाए, ठीक है ना। काउंट काउर ने नेपोलियन 3 से भी एक संधि किया। नेपोलियन 3 फ्रांस का शासक है, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, नेपोलियन का भी एक अलग है। पहले लुई का पीढ़ी बताए थे ना कि लुई जैसे होता था, लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड, लुई फोर्थ, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ऐसे करके एक वंशज ही पीढ़ी चलते रहता है। उसी तरह से नेपोलियन की पीढ़ी के एक व्यक्ति था नेपोलियन थर्ड, यहाँ पे उस समय फ्रांस का शासक था। नेपोलियन थर्ड से काउंट काउर ने एक संधि किया था, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। सोचिए यहाँ पे नेपोलियन थर्ड, जो कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ का राजा है, इसने काउंट काउर ने नेपोलियन थर्ड से ये मतलब एक वादा समर्थन ले लिया कि अगर हम पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट, जो कि इटली राज्य में है, इटली देश में है, अगर हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर कुछ भी कभी भी युद्ध होता है तो आप हमारा साथ दोगे ऑस्ट्रिया के खिलाफ में, ठीक है ना।
बदले में जो है ना, इसने फ्रांस को अपना 1-2 क्षेत्र भी देना मंजूर किया था कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम अपना कुछ क्षेत्र जहाँ से आप लोगों को कर की प्राप्ति होगी और भी बहुत सारा आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, उसको हम दे देंगे, ठीक है। फ्रांस ने काउर को यह आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियायतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगी तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। मतलब अगर ये फ्रांस बोला कि अगर आप लोग एकीकरण होना चाहते हैं, लेकिन इस आधार पे कि वहाँ की जनता वास्तव में चाहती है कि हाँ, हम लोग इटली के साथ मिल जाएँ, हम लोग का एकीकरण हो जाए। वहाँ की जनता अगर वास्तव में चाहती है तो आप लोग एकीकृत होइए, हम विरोध नहीं करेंगे। फ्रांस ने इस बात का काउंट काउर को अपना समर्थन दिया था। लेकिन जो काउर ने यहाँ पे एक बात अपने से स्वयं से रखा ना कि हम अपना क्षेत्र आप लोगों को कुछ दे देंगे, तो इस बात की कुछ जो इतिहासकार है वो आलोचना करते हैं कि आपने अपना क्षेत्र देना क्यों स्वीकारा, जब चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ में ही है, तब आप अपना क्षेत्र, ये जो नीस और सेवाय नामक 2 प्रांत मतलब राज्य ही होता है, ये आप देने के लिए क्यों बात किए। लेकिन देखिए, मतलब ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा करके इटली की राष्ट्रीय अस्मिता मतलब पहचान होता है, उसके साथ उन्होंने काउंट काउर ने खिलवाड़ किया था। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि इटली उस समय एक राष्ट्र के रूप में उभरा ही नहीं बिल्कुल था, वो अलग-अलग राज्य था। जैसे सार्डिनिया, पिडमाउंट, नीस, सेवाय और भी अलग-अलग क्षेत्र में बँटे हुए थे। तो उस समय राष्ट्र की बात करना बेवकूफ़ी थी। अगर एक छोटा-सा एक हिस्सा खो करके अगर हम बहुत बड़ा हिस्सा पा लेते हैं तो हमें बहुत बड़े हिस्सा को ले लेने में ही समझदारी कहलाती है। वही काम ये काउंट काउर ने किया था, ठीक है ना। वही आगे लिखा हुआ है कि यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इटली काउंट काउर को ऐसा लगता था कि बिना फ्रांसीसी मदद के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। ऑस्ट्रिया अगर बीच में दखल अंदाजी देने लगा तो हम लोग को और नहीं तो गुलाम ही बना लेगा पूरा, या मतलब तहस-नहस कर देगा। इससे बढ़िया है कि कुछ से एकीकृत हो जाएँ। अब आगे है इटली के एकीकरण का मुख्य बिंदु, कुछ पॉइंट्स है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या ये पीडीएफ आपको हूबहू सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात चलती है 1859-60 की। कब की बात है? 1859-60 की। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधित विवाद हो ही गया, जिसके कारण युद्ध भी प्रारंभ हो गया। काउंट काउर तो जान रहा था कि आज न कल चलकर जब हम अपना एकीकरण करेंगे तो ऑस्ट्रिया विरोध करेगा, और कोई बहाना बना करके, ये जो था सीमा संबंधी विवाद, ये एक बहाना है युद्ध के लिए, और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच में 1859-60 में युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इस युद्ध में इटली के समर्थन में, अर्थात पिडमाउंट के काउंट काउर के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतारी, फ्रांस ने अपना सैन्य समर्थन दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से हार गई। फ्रांस कहीं न कहीं शक्तिशाली देश में था, आज भी और बहुत शक्तिशाली देश में आता है। फ्रांस समझ लीजिए तो आज का, उस समय का फ्रांस आज का अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो है, रूस है, उसके टक्कर के था, आज भी है। फ्रांस आज भी बहुत मजबूत देश है। तो उसने जब अपनी सेना उतार दी तो ऑस्ट्रिया जैसे छोटे-मोटे देश का हारना तो लाज़मी बनता है, तो हार गया। ऑस्ट्रिया का एक बड़ा राज्य था, ऑस्ट्रिया देश है, उसका भी एक बड़ा-सा राज्य था, उसका नाम था लोम्बार्डी, उस पे भी पिडमाउंट ने कब्ज़ा कर लिया। मतलब पिडमाउंट ने इटली के एकीकरण करने के दरमियान ऑस्ट्रिया के ही कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस तरह से जो, मतलब अगर पिडमाउंट अपना कुछ क्षेत्र है, इटली अपना कुछ क्षेत्र अगर फ्रांस को दिया भी था, तो उससे कहीं ज़्यादा क्षेत्र ऑस्ट्रिया वाला ये कब्ज़ा कर लिया और हिसाब अपना चुकता किया, ठीक है ना। लेकिन जब पिडमाउंट ने ऑस्ट्रिया के कुछ राज्यों पर कब्जा करने लगा, तब इसको, मतलब फ्रांस को लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। मतलब आप अपना एकीकरण कीजिए, लेकिन आप किसी और देश पे कब्जा करने जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने वेनेसिया, वहाँ पे एक युद्ध चल रहा था, एक उस शहर का नाम है वेनेसिया, उस पे विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद अपनी सेना वापस बुला लेता है कि नहीं, ये जो हम जितना इटली को समझे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कर रहा है। मतलब दूसरे ये कल तक तो आप लोगों को डर था, जैसे इटली को ये डर था कि हमारे क्षेत्रों को तहस-नहस ना कर दे, हम पे कब्ज़ा ना कर ले, और अब आप उल्टी खुद ही दूसरा पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इसलिए नेपोलियन जो है, फ्रांस का शासक, उस बात से दुखी होता है और अपना सेना समर्थन वापस ले लेता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। काउंट काउर ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ, चलिए ठीक है, हम कब्ज़ा जो किए हैं गलत है, छोड़ देते हैं। आगे होता है 1860-59 में एक युद्ध होता है। 1860-61 में काउंट काउर ने केवल रोम जो कि पोप, वहाँ के जो ईसाई पादरी था, उसके पर अधीन में था, इसलिए केवल रोम को छोड़कर पूरा उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासत, मतलब राज्य, जैसे में राज्य कौन-कौन राज्य था? पर्मा राज्य, मोडेना राज्य, टस्कनी, फुरारा, बोलोग्ना, ये सब वहाँ का राज्य है। नाम थोड़ा सा अटपटा होगा ही, क्योंकि हम लोग भारतीय नाम तो है नहीं, हिंदी भाषा का है नहीं, वहाँ का भाषा है।
तो उस सबको जनमत संग्रह से तथा किसी सैन्य बल से सब तरह से एकीकृत कर ही लेता है, ठीक ना? और पूरा पुष्ट भी कर लेता है कि हाँ, सब लोग एकीकृत से खुश हैं। 1862 ईस्वी आते-आते तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया मतलब 3 क्षेत्रों को छोड़ करके पूरा बाकी रियासतों का विलय रोम में हो जाता है और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना था। विक्टर इमैनुअल कौन? वही सार्डिनिया पिडमोंट का शासक, जिसका प्रधानमंत्री था काउंट कावूर, उसको अपना राजा बनाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से इटली का एकीकरण बहुत हद तक ये यहाँ हो जाता है। इसके आगे का एकीकरण गैरीबाल्डी करेंगे, ठीक है ना? गैरीबाल्डी एक नाविक था। कौन था? गैरीबाल्डी एक नाविक था। गैरीबाल्डी का योगदान हम लोग पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, ठीक है ना? पढ़ते हैं। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। इसने सशस्त्र क्रांति मतलब हथियारों के साथ क्रांति किया था और पूरे दक्षिणी इटली के रियासतों का जो कि बचा हुआ था 2-3 क्षेत्र, उन सब को एकीकरण करके गणतंत्र माने वहाँ जनता का शासन स्थापित करने का प्रयास किया गैरीबाल्डी ने, ठीक ना? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, नाव चलाता था, मछली मारता था, जो भी कर लीजिए, हमारे यहाँ जैसे होते हैं ना मछुआरे, वैस तरह से। यह मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी जो था ना, मेजनी के विचार का समर्थक था कि हाँ, मेजनी सही थे हमारे लिए। जैसे हम लोग कई बार होते हैं ना कि हाँ, हम लोग गांधी के समर्थन में, हम लोग भगत सिंह के समर्थन में, उस तरह से गैरीबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? तो मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है ना? इसने अपनी एक सेना बनाई थी गैरीबाल्डी ने, उसको लेकर के इटली का जो उधर का प्रांत था सिसिली तथा नेपल्स, ये आज भी वहाँ का राज्य है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट राज्य है इटली का। पूछेगा कि सिसिली तथा नेपल्स किस देश में आते हैं? तो इटली में आते हैं। वहाँ पे आक्रमण किया था और वहाँ उसको अपना जो है ना अपने अधीन किया था। उसको इसने सिसिली तथा नेपल्स पे आक्रमण किया तथा उसको जीत करके इटली में उसका एकीकरण कर दिया। गैरीबाल्डी ने वहाँ गणतंत्र की स्थापना की है तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि मतलब जैसे हम लोग का विधायक प्रतिनिधि होता है, सांसद प्रतिनिधि होता है, तो उसी तरह से राजा का प्रतिनिधि, राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के सत्ता को इन्होंने संभालने का काम किया कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना? लेकिन बाद में गैरीबाल्डी दक्षिण के जो भी जीते हुए क्षेत्र थे, बिना किसी संधि के, माने बिना किसी लोभ लालच के, विक्टर इमैनुअल को सारा पद दे देते हैं कि हाँ, आप इस पे शासन कीजिए। और विक्टर इमैनुअल जब देखते हैं कि वह मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब एक योग्य सेनापति जैसा काम किए हैं, तो इन्होंने गैरीबाल्डी को मतलब दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनाने का एक बड़ा पद देने का जो प्रस्ताव भी रखते हैं कि आप भी यहाँ पे शासन प्रशासन कीजिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब ईमानदार हैं। लेकिन गैरीबाल्डी वैसा नहीं करते हैं। वो अपनी सारी संपत्ति, जितना भी जीता हुआ भाग था या जितना उनकी संपत्ति पहले से भी बना हुआ था, मतलब अच्छे व्यक्ति थे, वो सारा अपने राष्ट्र को समर्पित दान करके एक साधारण किसान की भांति, नाविक तो थे ही पहले से ही, और एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने के लिए आगे अपने जीवन में बढ़ गए, सब चीज़ दान देन करके। इस तरह से है इटली का एकीकरण पूरा होता है। लेकिन एकीकरण के पूर्णता होने से पहले ही देखिए, इटली का एकीकरण जो है ना, पूर्ण रूप से जो है इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1871 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले ही काउंट काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है और इस तरह से वह इटली का एकीकरण तो पूरा नहीं देख पाता है, ठीक है ना? पूछेगा कि इटली का काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। आप लोग को काउंट काउर के बारे में 2 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। काउंट काउर के बारे में, काउंट काउर का इटली के एकीकरण में योगदानों को चर्चा करें तो सारा बात आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? कि गैरीबाल्डी और काउंट काउर कौन था, किसका प्रधानमंत्री था, उसने क्या किस तरह से कूटनीति करके अपना मतलब इटली के एकीकरण में अपना भूमिका निभाया, इसकी मृत्यु कब होती है, सारा बात लिखना पड़ता है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, हाँ, जो ये दक्षिणी क्षेत्रों को तो गैरीबाल्डी मिला लेता है। अब एक और क्षेत्र बचा हुआ था रोम, जहाँ पे पोप की जो है मतलब प्रभाव था। उस क्षेत्र को अभी तक इटली में नहीं मिला पाया था ये लोग, ठीक है ना? तब पोप उसको कैसे मिलाया जाता है उसको देखते हैं। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा एक मतलब जो है ना यूरोपीय देश है, वहाँ पे ये प्रसा मेनली जो है ना जर्मनी में पड़ता है, उसके बीच एक युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण फ्रांस दे रहा था। कौन दे रहा था संरक्षण?
फ्रांस से। पोप जो कि ईसाई धर्म का एक जो प्रमुख पादरी है, एक तरह से पुजारी लोग समझते हो ना, राजा के संरक्षण में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है कई बार। अपना तो अपना उल्लू सीधा करते रहता है लोगों को समाज से का धर्म का डर दिखा करके। और इस तरह से पोप जो था, जो ईसाई धर्म का जो मतलब पादरी था एक प्रकार के, उसको फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था। फ्रांस उसका जो है ना सुरक्षा करता था। लेकिन जब फ्रांस और प्रस्सा के बीच में 1870-71 में युद्ध हुआ, तो फ्रांस उधर इतना ना व्यस्त हो गया मतलब उस युद्ध को लड़ने में, कि वह पोप को संरक्षण देने में उतना ध्यान अपना नहीं लगा पाया, ठीक ना। इसी स्थिति का फायदा विक्टर इमैनुअल, जो कि इटली का एकीकरण कर रहा था, उसने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा पोप को जो है ना, पोप पे आक्रमण किया, वहाँ वेटिकन सिटी पे आक्रमण किया, रोम पे आक्रमण किया। पोप वहाँ से भाग गया तथा अपने आप को एक बगल के शहर मतलब कह सकते हैं, जो कि आज एक देश बन गया है, वेटिकन सिटी, वहाँ का किला था, उसमें अपने आप को बंद कर लिया, ठीक है ना, और रोम छोड़ दिया। तो पोप वहाँ से रोम से भाग गया। तो इस तरह से इमैनुअल ने रोम को अपनी राजधानी बनाकर बाकी शेष को भी इटली में मिला लिया, और इस तरह से 1871 में इटली का एकीकरण पूरा होता है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट अच्छे एक और बात बताता हूँ। देखिए, ये जो वेटिकन सिटी दिख रहा है ना, ये आज भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ये वेटिकन सिटी के बारे में एक सवाल आप लोग से आएगा ना, कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो यही वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी वास्तव में एक देश तो है नहीं, बस ये जो है ना, पोप जो है वहाँ के भाग गया था, और भाग के अपने आप को वहाँ पे मतलब वहाँ का राजा घोषित कर लिया था, और वहाँ के राजा बन गया था। तो पोप के बारे में है, यही वेटिकन सिटी को अपना इसने देश बना लिया, कि ये देश है, वहीं से शासन प्रशासन आज तक करता है। सोच लीजिए, ये उस समय 1800 आज 200-250 साल हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये शासन करता है। इस तरह से इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूरा होता है। तो पूछेगा आप लोगों से सवाल कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका मेज़िनी, काउंट काउर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चल के इटली का एक शासक बनता है मुसोलिनी, जो कि फांसीवाद का जनक भी कहते हैं। मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहते हैं, ये बात आप लोग कहीं पॉइंट में लिख लीजिएगा। मुसोलिनी को फांसीवाद एक तरह का विचारधारा है, जिसमें जो है ना देश में राष्ट्रवाद को कुछ तीव्र, जो अति ज़्यादा इसमें मतलब एक निगेटिव पॉइंट है, समझ लीजिए, ठीक है। अब भी आप लोग इतना ही समझिए। अब वेटिकन सिटी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि वेटिकन सिटी का जो राजा या प्रमुख होता है ना, ईसाइयों का जो पादरी है, प्रधान पुजारी है, वो उस देश को शासन प्रशासन करता है, तथा सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इस तरह से इटली का एकीकरण हम लोगों का समाप्त हुआ, द एंड हुआ। अगला आप लोगों का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, जो कि हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। चलिए आज यहीं पे अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।